गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 3 मूवमेंट, और आज पढ़ने जा रहे हैं इस अप्लाइड मैकेनिक्स का एपिसोड नंबर 20। अप्लाइड मैकेनिक्स का एपिसोड नंबर 20 है और मूवमेंट में पहला जो एपिसोड है इस चैप्टर का वो एपिसोड नंबर 17 है। तो 17, 18, 19 और ये 20 हम लोगों ने 17, 18, 19 में वेरिग्नाम थ्योरम पढ़ी, मूवमेंट पढ़ा और कपल पढ़ा। अब जब तक हम इस मूवमेंट और कपल पर एक दो न्यूमेरिकल ना लगा ले मजा नहीं आएगा। सो अब हम मूवमेंट और कपल पर बेस्ड एक एक न्यूमेरिकल लगाएंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उस क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट अस सी, यहां पर देखिए एक ये स्टेप पुली है। इस स्टेप पुली में एक ही एक्सल पर, ये देखिए एक ही एक्सल पर ये 3 स्टेप पुली इसमें लगी हुई है। स्टेप पुली ए, बी और सबसे नीचे वाली अंदर वाली सी। ए का डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, बी का डायमीटर 40 सेंटीमीटर और सी का डायमीटर छोटी वाली का 30 सेंटीमीटर। हर एक पुली पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे बड़ी वाली पुली पे फोर्सेस लग रहे हैं 200, बीच वाली पुली बी पर लग रहे हैं 150 न्यूटन और सबसे छोटी वाली पे लग रहे हैं 250 न्यूटन एंड 250 न्यूटन। हम सबको पता है जब कभी भी किसी बॉडी पर दो इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं हमेशा वो एक कपल निर्माण करते हैं। दे फॉर्म अ कपल, वो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पुली ए पर एक कपल काम कर रहा है, पुली बी पर एक कपल काम कर रहा है और पुली सी पर भी एक कपल काम कर रहा है। तो ये तीनों के तीनों कपल अपनी अपनी पुली पर मूवमेंट अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि कपल के केस में जो मूवमेंट होता है फोर्स ऑफ दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी होती है। सो मूवमेंट, हम टोटल मूवमेंट निकाल रहे हैं। तो इट इज द एल्जेब्राइक सम ऑफ द मूवमेंट बाय ए, इट इज द एल्जेब्राइक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ पुली ए प्लस पुली बी एंड द मूवमेंट ऑफ पुली सी। सो मूवमेंट ऑफ पुली ए पे कितना फोर्स है 200। दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है जितना पुली ए का डायमीटर है। ओके, सो डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.5 आ गया। उसके बाद ये वाला जो 200 न्यूटन पुली ए पर जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो इस तरीके से है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। लेकिन जरा आप इस पुली बी को देखें, इस पे फोर्स लग रहा है 150, डायमीटर हो गया 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.4, 150 इंटू 0.4। लेकिन इस 150 के कारण जो सेंस ऑफ रोटेशन है इसका ये क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज होने की वजह से ये आंसर यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद सबसे छोटी पे 250 इसको एंटी क्लॉक घुमाएगी तो 250 और इसका डायमीटर है 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 हमने यहां पे रख दिया। ये वैल्यू 100 हो गई, ये वैल्यू माइनस साइन के साथ 60 हो गई, ये वैल्यू 75 हो गई और तो नेट आपका मूवमेंट इस पर आ गया 150 न्यूटन मीटर का। ये मूवमेंट चूंकि पॉजिटिव आया है इसका मतलब हो गया कि ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। अब हमसे ये पूछा गया कि अगर हम पुली बी पर एक फोर्स लगाएं और कितना फोर्स लगाएं कि हम इसको घूमने ना दें, ये पूरा सिस्टम रुका रहे, तो फिर हमें देखना यह है कि नेट मूवमेंट हम पुली बी पर इतना फोर्स लगाएं कि वो उसको क्लॉकवाइज घुमाने की चेष्टा करें। तो पुली बी पर अगर एक हम ये फोर्स लगाते हैं, सपोज करिए पुली बी पर हमने ये फोर्स लगाया P, ये फोर्स लगाया P, तो ये P का जो रोटेशन आएगा, P का जो सेंस ऑफ रोटेशन आएगा क्लॉकवाइज होगा, तो P इंटू 0.4 इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज इफ इक्वल टू 115 जिसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम अर्थात साम्यावस्था में रहेगा। तो P इंटू 0.4 इज इक्वल टू 115 कर देंगे और यहां से आप डिवाइड कर देंगे तो 187.5 न्यूटन का वो फोर्स आ जाएगा। ये अगर आप यहां पर लगा रहे हैं इस पुली बी पर तो इन फोर्सेस के कारण ये सिस्टम घूमेगा नहीं, ये सिस्टम अपनी जगह इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो ये जो हमने सवाल लगाया, दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कपल।
तो कपल का सवाल आपने लगा लिया। तो कपल में बच्चों हमेशा ध्यान रखना, दो फोर्सेस होते हैं, फोर्स और फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में भी आ चुके हैं, इस तरह का सवाल बोर्ड में आता रहता है, ये अच्छा सवाल है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। तो सवाल समझते हैं क्या। देखिए ये एक फ्लोर है, फ्लोर पर एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, एक ये व्हील है, पहिया ही फ्लोर पे रखा हुआ है। अब हमें इस पहिया को, इस व्हील को इस ब्लॉक के ऊपर चढ़ाना है, हमें खींचना है कि ये पहिया इस ब्लॉक के ऊपर चढ़ जाए। चढ़ने के लिए हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में अगर हमने फोर्स लगाया तो ये इस पे ऐसे चढ़ जाएगा। तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर हमें इस पे फोर्स लगाना है और इस पहिए को इस ब्लॉक के ऊपर चढ़ाना है तो सारा का सारा लोड कहां पर आने वाला है, इस पॉइंट बी पर लोड आने वाला है। सवाल ये कह रहा है कि इस व्हील का वेट 200 न्यूटन है, तो हम इस व्हील पर कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि ये व्हील इस ब्लॉक के ऊपर चढ़ जाए। कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जो फोर्स हम लगाएंगे तो इस फोर्स का इस बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना होगा। अभी मिनिमम की बात हम करते हैं, इस बी पॉइंट पे मूवमेंट निकालना होगा और इसका पी का जो मूवमेंट होगा इस बी पॉइंट पे, इसका सेंस ऑफ रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। लेकिन इस व्हील का जो वेट है डब्ल्यू, इसका जो मूवमेंट निकाला जाएगा पॉइंट बी से ये नीचे की ओर और इसका सेंस ऑफ रोटेशन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका तात्पर्य हुआ कि साम्य की अवस्था में अगर पी फोर्स का मूवमेंट और व्हील का मूवमेंट दोनों यदि आपस में बराबर हो जाएं तो इसका मतलब चढ़ने की स्थिति में आ जाएगा। अब हम यहां पे मिनिमम फोर्स की बात करते हैं, ये चक्कर है क्या। देखिए तो P मिनिमम तभी होगा जब R और P के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो फोर्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी आपको, तभी ये व्हील ब्लॉक के ऊपर चढ़ पाएगा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो मिनिमम फोर्स में आप इसको आसानी से चढ़ा ले जाएंगे, लेकिन अगर ये 90 डिग्री से छोटा है तो और या 90 डिग्री से बड़ा है तो आप आसानी से इसको नहीं चढ़ा पाएंगे। अर्थात अगर आपको मिनिमम फोर्स चाहिए तो फोर्स की डायरेक्शन यहां से कैसा एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का बनना चाहिए। ये चीज आप नोट कर लीजिए कि अगर आपको मिनिमम फोर्स लगाना है और आप मिनिमम फोर्स से व्हील को यहां चढ़ाना चाहते हैं तो इस ओबी लाइन के साथ फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स की जो क्रिया रेखा है वो 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो बस बहुत आसान हो गया। ब्लॉक की हाइट आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, व्हील का रेडियस दिया गया है 50 सेंटीमीटर। यहां से हमने ये डाला, एक परपेंडिकुलर ये डाला हमने यहां पर और ये बचा 40 सेंटीमीटर। ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी पाइथागोरस से अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ये 30 सेंटीमीटर वैल्यू यहां पर आ जाएगी। सो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से हो जाएगा। सो वी आर टेकिंग द मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी, तो मूवमेंट ऑफ द फोर्स, तो इस पी फोर्स का मूवमेंट पॉइंट बी पर कितना हो जाएगा, P इंटू आर। P इंटू आर, आर का मतलब OB एंड OB का मतलब P इंटू 50। हमने यहां पर भी सेंटीमीटर रखा, मीटर में चेंज नहीं किया। इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज ये लिखा हुआ है। मूवमेंट ऑफ द व्हील, तो मूवमेंट ऑफ द व्हील इज व्हील का वेट इंटू ये डिस्टेंस OB, क्योंकि व्हील का वेट ऐसे काम करेगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB है। सो 200 इंटू और AB की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट OB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। साम्य अवस्था में दोनों मूवमेंट, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉक, अगर बराबर है तो व्हील आसानी से तब व्हील चढ़ने की स्थिति बनेगी। सो अंडर इक्विलिब्रियम मूवमेंट ऑफ द फोर्स एंड द मूवमेंट ऑफ द व्हील शैल बी इक्वल P इंटू 50 इंटू 200 इंटू ये वैल्यू हमने रख दी अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, ये वैल्यू बाद में 30 आ जाएगी एंड दिस फोर्स इज 120 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, 200 न्यूटन का व्हील इस ब्लॉक के ऊपर चढ़ाने के लिए कम से कम आपको 120 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए कि ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं इस तरीके से नहीं लगा रहे हैं, ये नहीं लगा रहे हैं, बल्कि फोर्स हम कैसा लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं।
वी आर अप्लाइंग द फोर्स इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, और हमसे पूछ रहा है कि हॉरिजेंटल फोर्स लगाने बताइए अब कितना फोर्स लगेगा। तो देख लो भाई बहुत आसानी से, अगर आपने हॉरिजेंटल फोर्स लगाया तो बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, ओ ए की वैल्यू कितनी है 40, तो पी का मूवमेंट कितना हो गया, ये फोर्स हमने P1 मान लिया है, तो P1 का मूवमेंट कितना हो गया P1 इंटू 40, बाकी ये 200 इंटू ए बी ऐसे ही रहेगा, ये 30 रहेगा, 200 इंटू 30। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P इंटू ये वाली डिस्टेंस विच इज OA एंड विच इज 40, ये डिवाइड कर देंगे, 150 न्यूटन का आ गया। आपने एक ही प्रश्न में दोनों परिस्थितियों को देखा कि अगर आपको मिनिमम फोर्स लगाना है तो अगर आपके इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन OB के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है तो कम से कम फोर्स लगाने पर आप इसको उठा लेंगे, एंड विच इज इन दिस केस 120 न्यूटन। लेकिन अगर आपने फोर्स से इस तरीके के बजाय हॉरिजॉन्टल खींचने की कोशिश करी तो आपको 150 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये व्हील ऊपर चढ़ पाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। सो आज के इस एपिसोड 20 में इतना ही। एपिसोड 21 में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टील यार्ड लेकर आएंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 3 मूवमेंट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एपिसोड नंबर अप्लाइड मैकेनिक्स का एपिसोड नंबर 21। और इस एपिसोड में आज हम कवर करने वाले हैं स्टील यार्ड। स्टील यार्ड, जैसा कि नाम से लग रहा है स्टील यार्ड ये कोई एक मेटल का। स्टील यार्ड एक स्टील की एक लंबी छड़ होती है जो कि लीवर प्रिंसिपल पे काम करती है। किस प्रिंसिपल पे काम करती है? लीवर प्रिंसिपल पर कार्य करती है। बहुत आसानी से समझते हैं इसको। ये एक लंबी सी छड़ है जिसको यहां पर हमने फलक्रम पर सपोर्ट दिया हुआ है। ये एक वेट रखा हुआ है M1, उसका वेट काम करेगा M1G। एक ही दूसरा वेट है M2 जिसका वेट काम करेगा M2G। इस फलक्रम से ये वेट R1 डिस्टेंस पर है और इस फलक्रम से ये वाला वेट R2 डिस्टेंस पर है। अब हमको यहां पे ये समझना है कि वेट M1 का जो मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी M1G इंटू R1। लेकिन M2 का जो मूवमेंट होगा M2G इंटू R2, उसका सेंस ऑफ रोटेशन ये होगा, तो ये हो जाएगा M2G इंटू R2। अब अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट M2G इंटू R2 की वैल्यू M1G इंटू R1 विच इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये दोनों वैल्यू अगर बराबर हो जाएं, इफ दीज टू टॉर्क, दीज टू मूवमेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये जो छड़ यहां पे रखी हुई है ये हॉरिजॉन्टल में रहेगी, क्षैतिज की अवस्था में रहेगी। इसका मतलब कि छड़ जो है कैसी रहेगी? इट शैल रिमेन हॉरिजॉन्टल, ये क्षैतिज की अवस्था में रहेगी। राइट? अब अगर इस इक्वल टू के साइन को हम लोग इधर की ओर ले आए तो M1G R1 माइनस M2G R2 shall become equal to 0, and which is the principle of movement that sigma m is equal to 0. Algebraic sum of all the moments about a point is equal to 0. और यदि algebraic sum 0 होता है तो उस बॉडी में किसी तरह का रोटेशन डेवलप नहीं होता है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द लीवर ऑन विच दिस स्टील यार्ड वर्क्स। अब स्टील यार्ड का इस्तेमाल कहां होता है? करते हैं तो प्लेटफॉर्म पे अक्सर वेट मेजरमेंट करने के लिए इस तरह के मशीन वहां पर लगी होती है, और बड़ी बड़ी मंडियों में जहां पर अनाज सब्जियां तौली जा रही हैं, काफी वेट वहां पर होता है, बोरे वहां पे रखे जाते हैं, तो इस तरह का एक डिवाइस इस्तेमाल होती है। उसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म लगा होता है, प्लेटफॉर्म पे लोड रख देते हैं, उसके बाद जो अंदर मैकेनिज्म है वो ये वाले मैकेनिज्म से हम वेट मेजरमेंट करते हैं। आप अपने कॉलेज में देखिएगा तो आपकी संभव होता है सिविल इंजीनियरिंग लैब में या स्टोर डिपार्टमेंट में जहां पे स्टोर का सामान वगैरह आता है, वहां पे इस तरह की मशीन, एक वेइंग मशीन लगी रहती है विच वर्क्स ऑन द स्टील यार्ड प्रिंसिपल। कहते हैं इसको वेइंग मशीन है क्योंकि ये वेट मेजरमेंट करने के लिए काम में आती है। अब इसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है उसको समझते हैं। सो स्टील यार्ड एक लंबी सी छड़ है जो एक जगह पर सपोर्टेड होती है। सो दिस रॉड इज सपोर्टेड एट दिस फलक्रम F।
ये रॉड इस जगह पर इसको सहारा दिया गया, जैसे यहां पे सहारा यहां दिया गया था, वही सहारा यहां पर दिया गया है। सो इट इज सपोर्टेड एट दिस पॉइंट एफ, इसको फलक्रम बोलते हैं। इस रॉड का इधर का हिस्सा थोड़ा भारी होता है, इधर का हिस्सा हल्का होता है। तो इस रॉड का, पूरी रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, इस पूरी रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट पे काम करता है, पॉइंट जी पर। और इस रॉड का जो वेट है एस जी, एस इसका मास हो गया, वेट हो गया एस जी, वो यहां पे काम करेगा जी पर, इस नीचे की ओर काम करेगा। रॉड इस जगह पे सपोर्टेड है। यहां पर एक हमने हुक लगा रखा है और इस हुक से हम इस हुक पर वो वेट लटका देंगे जिस वेट को आप मेजरमेंट करना चाहते हैं। सो दिस इज द हुक जो ए पॉइंट पर है और यहां पर इसका वेट काम करेगा mg, एंड दिस इज द वेट विच यू वांट टू मेजर। इसको हम नापना चाहते हैं, इसका मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो ये फलक्रम हो गया। यहां पर इस पूरी रॉड का, पूरी लेंथ ऑफ रॉड जो यहां से लेकर सी तक एक ही रॉड है, उसका वेट यहां पे काम कर रहा है। ए पॉइंट पर हमने हुक से इसको लटका कर रखा हुआ है। अब एक लंबी छड़ में यहां पे तमाम सारे मार्क्स बने होते हैं। इन मार्क्स को ही पढ़कर हमको वेट पता लग जाता है। कैसे पता लगता है? लेकिन आप देखेंगे इस छड़ पर एक स्लाइडर लिखा हुआ है, स्मॉल एम। ये एक छोटा सा मास होता है, हल्का मास होता है, और इसको जगह जगह पे हम सरका के इसकी पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं और इसको ऐसी जगह पे रखते हैं सरका के कि रॉड कैसी हो जाए, ये छड़ हॉरिजॉन्टल हो जाए, और तब तक इसको सरकाते रहते हैं उस स्थिति तक आने तक जब तक ये रॉड क्षैतिज अवस्था में नहीं आ जाती। सो हमने मान लीजिए इस जगह रख दिया, इसका मास m है तो इसका वेट हो जाएगा mg। अब सारा का सारा काम इसी मूवमेंट के प्रिंसिपल पे होना है। फलक्रम कहां पर है? ये रहा फलक्रम। इसका मतलब कि जितने भी वेट यहां पे काम कर रहे हैं सबका जो मूवमेंट लिया जाएगा इस फलक्रम से लिया जाएगा, यानी हर एक फोर्स की दूरी इस फलक्रम से नोट करी जाएगी। तो आइए देखते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ द स्टील यार्ड इज फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम सिग्मा m इज इक्वल टू 0। घूर्णी संतुलन के लिए आघूर्ण का बीजी योग का मान 0 होता है, अर्थात जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट हैं, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हैं, अलजेब्राइक सम बीजी योग का मान हमें 0 करना है। वही काम जो हमने यहां पे किया तो वही काम अब यहां करने वाले हैं। तो देखिए, चूंकि फलक्रम पे ही हर फोर्स को फलक्रम के अबाउट हम मूवमेंट लेंगे, तो एक तरफ से चलते एक फोर्स काम कर रहा है वेट, जो आपने लटकाया यहां पर वेट कैपिटल mg। इस वेट की फलक्रम से दूरी कितनी है? a f, ये वाली डिस्टेंस हो गई। वेट काम कर रहे हैं पॉइंट a पर, a इंटू f इसकी दूरी हो गई, सो mg इंटू a f ये हो गया। ये मूवमेंट फलक्रम पे किस तरह मूवमेंट लगाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको पॉजिटिव लिखा गया है। आगे आते हैं। इस पूरी स्टील का वेट यहां पे काम कर रहा है sg, यहां से दूरी कितनी है फलक्रम से? gf, सो ये हो जाएगा sg इंटू gf। ये भी यहां पर एंटी क्लॉक है तो इसलिए इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग इस पे। ये जो आपने छोटा वाला भार यहां पे इस वक्त फिलहाल स्लाइडर, इसीलिए स्लाइडर कहते हैं इसको, यहां पे सेट किया हुआ है कि रॉड हॉरिजॉन्टल हो गई, जिसका वेट हो जाएगा स्मॉल mg। यहां से इसकी दूरी कितनी है? bf, तो स्मॉल mg इंटू bf। लेकिन ये क्या, इसको हमने नेगेटिव क्यों कर दिया? वाई नेगेटिव? सोच लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, सोच लीजिए क्यों नेगेटिव किया। नेगेटिव इसलिए किया क्योंकि f के अबाउट जो मूवमेंट डेवलप करेगा ये एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, एंड द क्लॉकवाइज मूवमेंट मैंने आपको बता रखा है आर टेकन एज नेगेटिव। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पीछे के वीडियो 17-18 नंबर का वीडियो अवश्य देख लें। ये चीज आ गई, और कोई फोर्स है नहीं तो इज इक्वल टू 0, राइट। सो दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द एक्सप्रेशन एंड दिस इज द फिगर। पेपर में अगर सवाल आता है तो आपको फिगर बनाना है, सारी चीजों का एक्सप्लेन कर देना है, प्रिंसिपल बताना, फिगर बता देना। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। कह रहा है कि एक स्टील यार्ड है जिसका अपना मास 5 किलोग्राम है। सो S की वैल्यू 5 किलोग्राम। S इज द मास ऑफ द लीवर, M is the mass of the slider, F is the fulcrum, AC is the total length of the lever, and G is the center of gravity of the S। यहां पर इसका सेंटर कि इस पूरी स्टील यार्ड का जो सेंटर वो यहां पे काम कर रहा है। सो स्टील यार्ड का जो मास है 5 किलोग्राम है। GF स्टील यार्ड का मास फलक्रम से 5 सेंटीमीटर दूर है GF।
स्लाइडर का मास केवल 1 किलोग्राम है, मैंने बताया था हल्का होता है। एएफ जो हुक लगा हुआ है यानी जो वेट आप लटका रहे हैं वो फलक्रम से 10 सेंटीमीटर दूर है। एएफ यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। बीएफ एंड दिस डिस्टेंस, स्लाइडर इस वक्त एफ से कितनी दूर है ये इसने दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर पर है। हमें मार्किंग वहां पे पता लग जाती है, वो कैलिब्रेटेड स्केल होता है। दिस इज 1/10। तो कह रहा है कि कितना वजन यहां पे लटका हुआ है, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। सारी के सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में रख देंगे। सो mg इंटू 10, हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं किया क्योंकि सारी वैल्यूज हमको सेंटीमीटर में दी गई हैं, तो कोई जरूरत नहीं उनको रखने की। कन्वर्ट करके 5g इंटू 5, s की वैल्यू 5g और gf की वैल्यू 5 सेंटीमीटर थी। 1 इंटू जी, स्मॉल m की वैल्यू 1 किलोग्राम है तो 1 नहीं लिखा गया, 1 इंटू जी, आप चाहे तो लिख दें 1 इंटू जी इंटू 110 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से स्मॉल जी कट जाएगा, लिखने के लिए लिखना पड़ा लेकिन कट जाएगा, उसकी कैलकुलेशन में यूज हमको नहीं पड़ी। सो m इज इक्वल टू 8.5 किलोग्राम। जो आपने स्मॉल m को 110 सेंटीमीटर अगर आप रखते हैं तो m की वैल्यू यहां पर 8.5 किलोग्राम वेट इसका आ गया। ओके, इस सवाल का एक दूसरा पार्ट, फाइंड द लोकेशन ऑफ स्मॉल m स्लाइडर। इस सरकने वाले मास की स्थिति क्या है कि जो वेट आपने लटका रखा है वो 10 किलोग्राम हो जाए। सो 10 किलोग्राम वेट के लिए इस स्लाइडर मास को किस जगह पर हमें रेस्ट कराना पड़ेगा। इसका मतलब हमसे उसने पूछा है बी और एफ की वैल्यू, राइट। तो इसी इक्वेशन में इस बार बी एफ की वैल्यू पूछी है। स्मॉल m की वैल्यू 1 किलोग्राम है, m की वैल्यू कैपिटल M जो लटकाया है मास वो आपको 10 किलोग्राम यहां पर दे रखा गया है और आप कैलकुलेट कर लेंगे, दिस विल बी 125 सेंटीमीटर। बड़ी आसानी से आ जाएगा, बहुत आसान से सवाल है। तीसरा पार्ट, टोटल रिएक्शन एट द फलक्रम। अब यह सवाल आता है कि इस जगह पर सारा का सारा रिएक्शन कितना होगा, फोर्स का रिएक्शन कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि फलक्रम से इस तरफ Sg नीचे काम कर रहा है, फलक्रम से इस तरफ Mg नीचे काम कर रहा है और फलक्रम से राइट साइड Mg नीचे काम कर रहा है, यानी ये सारे के सारे वेट नीचे काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली सारा रिएक्शन यहां पर आ जाएगा एंड दिस रिएक्शन इज इक्वल टू Mg प्लस Sg प्लस स्मॉल mg। ये ध्यान रखिएगा, पेपर में अक्सर ये सवाल पूछ लेते हैं। सो व्हाट इज द रिएक्शन, इसमें जितने भी वेट आपने लटका रखे हैं, स्मॉल mg, लीवर का अपना वेट Sg, जो वेट आपने बाहर लटका के रखा है जिसको मेजरमेंट करनी mg, समस्त जोड़ दीजिए, इसी को रिएक्ट करेगा ये R। तो रिएक्शन यहां पर हो जाएगी mg प्लस Sg प्लस स्मॉल mg। एक सवाल और कह रहे हैं इस BF की वैल्यू जरा बताइए कि हमने यहां पे कोई भी वेट लटका के नहीं रखा है। तो कोई वेट लटकाया, बहुत अच्छी बात है, कोई वेट लटकाया, वेट नहीं लटकाया, तो कैपिटल M की वैल्यू यहां पर हम रख देंगे 0 और कैपिटल M यहां पे 0 कर देंगे। हमको BF की वैल्यू पूछी है तो BF की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं, G कैंसिल हो जाएगा, S इंटू GF एंड अपॉन स्मॉल m and this will give you the value of the BF if there is no load on this steel yard। मैं समझता हूं अब स्टील यार्ड को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है और अगले एपिसोड 22 में हम लोग पढ़ेंगे लीवर सेफ्टी वॉल्व। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप रीडिंग, एग्जामिनेशन की आप लोग तैयारी करिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं PS कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 3 मूवमेंट और आज पढ़ने जा रहे हैं इसका एपिसोड नंबर 22। इस पिछले एपिसोड में हम लोगों ने स्टील यार्ड पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे लीवर सेफ्टी वॉल्व। वॉल्व किसी चीज को बंद करने के लिए, खोलने के किसी में काम आता है, सेफ्टी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और लीवर प्रिंसिपल पे ये काम करता है। और लीवर प्रिंसिपल हम लोगों ने एपिसोड नंबर 21 में पढ़ लिया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। सो लीवर सेफ्टी वॉल्व एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल सेफ्टी पर्पसेस के लिए किया जाता है। जैसे किसी पावर प्लांट में स्टीम जहां पर है, प्रेशराइज स्टीम है, प्रेशराइज गैस है, जहां पर इनको स्टोर किया जाता है और जनरेट किया जाता है, तो वहां पे सेफ्टी पर्पस के लिए कि अगर कोई दुर्घटना से बचने के लिए एक सर्टेन प्रेशर, अगर किसी एक निश्चित दाब तक अगर स्टीम का प्रेशर पहुंच गया तो एक्स्ट्रा स्टीम रिलीज हो जाए।
हम लोग के घरों में जो कुकिंग के लिए हम लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, ऊपर एक आप कहते हैं सीटी है, दैट इज ऑल्सो अ सेफ्टी वॉल्व। अंदर जब प्रेशर कुकर के अंदर एक निश्चित प्रेशर जनरेट हो जाता है तो उसको फटने से बचाने के लिए उसमें एक सीटी ऊपर जो वेट होता है वो सर्टेन वेट को वो स्टीम धक्का देती है और एक्स्ट्रा स्टीम निकल जाती है। तो सेम प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज में फॉर द सेफ्टी अगेंस्ट द हाईली प्रेशराइज्ड स्टीम गैस, अत्यधिक दाब पर भाप और गैस को रिलीज करने के लिए अगर वो सेफ्टी से भी ज्यादा एक निश्चित प्रेशर ज्यादा हो जाए और सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो वो स्टीम या प्रेशर वहां से रिलीज हो जाए, फॉर दिस पर्पस दिस लीवर सेफ्टी वॉल्व इज यूज्ड। लीवर सेफ्टी वॉल्व का एक डायग्राम इस तरीके से होता है, हम एक एक बार करके देखते हैं। ये रहा इसका लीवर वाला पार्ट। सो ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे करके जा रहा है, ये लंबी सी जो छड़ होती है ये इसका एक लीवर वाला पार्ट है। इस लीवर पार्ट, ये जो लीवर है इस जगह पर फलक्रम है, इस जगह पे कब्जा लगा हुआ है, यहां पे इसके सपोर्ट में, यानी इससे के अबाउट ये ऐसे ऐसे कर सकता है। ये रहा वो स्थान जहां पर प्रेशराइज्ड स्टीम, प्रेशराइज्ड एयर यहां पर है जिसका प्रेशर ऊपर की ओर धक्का लगा रहा है और ये इसको खोलना चाहता है। सो स्मॉल पी इज द स्टीम प्रेशर या गैस प्रेशर जो ऊपर की ओर काम कर रहा है। लेकिन यहां पर हमने एक वाल्व लगा रखा है, ये वाल्व है, देखिए दिस इज द वाल्व, और इस वाल्व के ऊपर ये एक स्पिंडल है, यानी ये स्पिंडल जो कि इस लीवर पे लगा हुआ है इस वाल्व को दबाए हुए है। देयरफॉर इस स्पिंडल का वेट और इस वाल्व का वेट, ये टोटल वेट यहां पर काम कर रहा है इसके सेंटर पर, एंड दिस वेट इज W1 इज द वेट ऑफ वाल्व एंड स्पिंडल। तो इस वाल्व का, इस स्पिंडल का वेट W1 है जो कि जाहिर सी बात है इस वाल्व के इस होल के सेंटर पे काम करेगा, और यहीं पर इस W1 के अगेंस्ट में स्टीम का प्रेशर ऊपर की ओर काम करेगा, और जबकि ये वाल्व और वाल्व स्पिंडल का वेट W1 नीचे की ओर काम करेगा। Therefore, this pressure P, this W1 are opposite to each other. अब आगे बढ़ते हैं। लीवर का अपना कोई भार होगा तो लीवर का वेट है W2 जो इस लीवर के सेंटर C पर काम कर रहा है। यहां पर वेट हमने लटकाए हुए हैं, वेट को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो वेट हमने जो लटकाए हैं उनका वेट हमने यहां पे W माना है जो कि फलक्रम से FD दूरी पर है। So these weights are placed at FD distance from the fulcrum. These weights can be reduced and increased as per the steam pressure. अगर स्टीम का प्रेशर ज्यादा है तो वेट ज्यादा रख देंगे, स्टीम का प्रेशर कम है तो वेट को यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकता है। So all these arrangements, तो ये हो गया स्पिंडल, वाल्व and this is the valve diameter. ये पूरा जो वाल्व है, वाल्व का ये डायमीटर है जहां से स्टीम बाहर निकल सकती है। तो ये यहां पर चीजें हो गई। प्रिंसिपल ऑफ द लीवर सेफ्टी वाल्व इज द प्रिंसिपल सेम कि अलजेब्राइक सम ऑफ द ऑल द मूवमेंट्स अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगी। यहां वो कौन सी बॉडी है बच्चों? ये है सेफ्टी वाल्व। ये जो लीवर है, दिस लीवर इज अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर इस तरफ का मूवमेंट ज्यादा हो गया तो खुल जाएगा, अगर इधर का मूवमेंट ज्यादा है तो नीचे की तरफ रहेगा। सबसे पहले जब ये सवाल आप लगाएंगे तो सबसे पहले आपको स्टीम का प्रेशर दिया जाएगा, वाल्व का आपको डायमीटर दिया जाएगा D, स्टीम का प्रेशर दिया जाएगा स्मॉल p। कि ये जो स्टीम का प्रेशर है, इस स्टीम के प्रेशर की हेल्प से हमें ये निकालना है कि स्टीम कितना फोर्स ऊपर की ओर लगा रही है। तो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, उस फोर्स को हमने यहां डिनोट किया है कैपिटल P से। ये रहा प्रेशर, ये रहा इस वाल्व का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो π/4 d स्क्वायर से एरिया आ जाएगा, प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया विल गिव यू द फोर्स। इस P की डायरेक्शन ऊपर की ओर लग रही होगी। सबसे पहले सवाल लगाते समय आपको यह काम कर लेना है। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पहले फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो W1 वाल्व स्पिंडल का जो वेट है W1 नीचे की ओर काम कर रहा है। इस फलक्रम के अबाउट हम लेंगे इसका मूवमेंट, तो फलक्रम के अबाउट मूवमेंट लेने पर इसका मूवमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। सो W1 इंटू FA, परंतु ये नेगेटिव होगा तो W1 इंटू FA इज नेगेटिव क्योंकि इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक फोर्स काम करेगा P जो कि ऊपर की ओर काम करेगा P, हमने इसको कैलकुलेट किया। ये फोर्स
इसके अबाउट मूवमेंट जनरेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस p इंटू सेम डिस्टेंस AF। ओके, आगे बढ़ते हैं। लीवर का अपना वेट पॉइंट C पर है W2, ये F के अबाउट मूवमेंट लगाएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज क्लॉकवाइज, सो माइनस W2 इंटू CF, ये आ गया। उसके बाद जो वेट आपने लटका के रखा है W, ये क्लॉकवाइज लगाएगा F के अबाउट, ऐसे देखिए घुमाएगा, सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज, W इंटू DF एंड इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा इक्वेशन पूरा जनरेट हो गया है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट सिग्मा m इज इक्वल टू 0। अलजेब्राइक सम हो गया, जो एंटी क्लॉक थे पॉजिटिव ले लिया, जो क्लॉकवाइज थे नेगेटिव ले लिया, और इनका सम इज इक्वल टू 0। नाउ अब एक सवाल आ जाता है। सवाल में कह रहा है कि एक ये लीवर सेफ्टी वाल्व का अरेंजमेंट है जिसमें स्पिंडल और फलक्रम के बीच की डिस्टेंस 80 मिलीमीटर है। फलक्रम और लीवर का जहां पे सेंटर ऑफ मास है, इनके बीच की डिस्टेंस 90 मिलीमीटर है। और जो वेट आपने लटका के रखा है वो फलक्रम से 750 मिलीमीटर है। फिर उसने आपको दिया है W1 60 एंड W1 इज द वेट ऑफ द वॉल एंड द स्पिंडल, यानी ये वॉल और ये स्पिंडल, इसका वेट दिया है उसने 60 न्यूटन्स में। और उसने दिया है प्रेशर दिया है उसने 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। प्रेशर इज गिवन एज 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। W1 की वैल्यू 60 ये उसने दी है, एंड W2 एंड दिस इज 40 न्यूटन, यानी जो लीवर है उसका वेट 40 न्यूटन है, वॉल्व स्पिंडल का वेट 60 न्यूटन है, प्रेशर 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। तो उसने आपसे पूछा है कि कितना वेट हमने यहां पे लटका कर रखा हुआ है। तो बस करना कुछ नहीं है, इक्वेशन हमारे सामने तैयार है, सारी वैल्यूज उठा के इसमें रख देनी है। सो W1 की जगह हमने 60 रखा, AF की वैल्यू 80 थी। ध्यान रखिएगा हमने मिलीमीटर को चेंज नहीं किया है। क्यों नहीं चेंज किया आप सोचते रहिए, मैं 1 मिनट बाद आपको बताता हूं। प्लस प्रेशर की जगह 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इंटू π/4 एरिया। हाँ, इसका डायमीटर इसमें आपको सवाल में 70 मिलीमीटर दिया गया, तो हमने डायमीटर 70 मिलीमीटर रख दिया यहां पे। डिस्टेंस AF 80 मिलीमीटर, फिर से वही डिस्टेंस आ जाएगी AF। नाउ W2 इज 40 और W2 का सेंटर C है, फलक्रम से डिस्टेंस हो गए 90 प्लस 80 170 मिलीमीटर, माइनस W जो निकालना है, और इस W की डिस्टेंस फलक्रम से है 750 मिलीमीटर। क्यों नहीं किया अब मैं जवाब आपको देता हूं, क्योंकि हर जगह पर आपको मिलीमीटर में डिस्टेंसेस मल्टीप्लाइड है एंड इज इक्वल टू 0, इसलिए इसको मिलीमीटर को मीटर अथवा सेंटीमीटर में करने का कोई लाभ नहीं है, सारी चीजें वैसे ही कट जानी है। रही बात प्रेशर में, आप ध्यान रखिएगा प्रेशर ये न्यूटन पर मिलीमीटर में स्क्वायर में दिया हुआ है, एरिया आपका मिलीमीटर स्क्वायर में आने वाला है, मिलीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। परंतु अगर ये प्रेशर पास्कल्स में दिया जाए, ये प्रेशर बार में दिया जाए, तो आपको बहुत सावधानी की जरूरत है। मैं आपकी हिंट के लिए बता देता हूं, अगर आपको प्रेशर दिया जाए, सपोज करिए 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको प्रेशर दे दिया जाए से 5 बार, तो 5 बार इज ऑल्सो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग पास्कल्स कहते हैं। अगर आपको प्रेशर दे दिया जाए 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, घबराने की जरूरत नहीं है, PS कुशवाहा सर आपके साथ हैं, 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में सारे कन्वर्जन्स हो जाएंगे। ये कन्वर्जन्स आपको पता होने चाहिए, और मैकेनिक्स में मैं समझता हूं पहले चैप्टर में कन्वर्जन्स आपको मैं समझा भी चुका हूं। सो बस सारी चीजें हमने यहां पे रख देंगे, और W2 जो आएगा 394.8 न्यूटन का वेट यहां पर लटकाया जाएगा। अब इस सवाल में जो खास बात है, कभी कभी पूछता है कि इस फलक्रम पे बहुत सारे फोर्सेस यहां पे काम कर रहे हैं, W1 काम कर रहा है, P काम कर रहा है, W2 काम कर रहा है, W काम कर रहा है, तो ये बताइए कि इस फलक्रम पे रिएक्शन कितना लगेगा। तो कितना रिएक्शन लगेगा इस हिंज पर, हम एक काम करते हैं कि ऊपर की ओर जो फोर्सेस होते हैं उनको हम ले लेते हैं पॉजिटिव, और
नीचे की ओर जो फोर्सेस आते हैं उनको हम ले लेते हैं नेगेटिव। अब देखते हैं ऊपर की ओर क्या है, R हमने मान के चले ऊपर ये है, और क्या है P, माइनस नीचे की ओर क्या है W1, नीचे की ओर क्या है W2, और नीचे की ओर क्या है W, राइट। सो R प्लस 38 46 minus W1 and W1 is 60 minus W2, W2 is 40 minus W and W is 394.8, राइट, and is equal to 0। एल्जेब्राइक सब वर्टिकल वाला आपने लगाया है, कौन सा कॉन्सेप्ट, सिग्मा v is equal to 0। यहां से जब r की वैल्यू आएगी and this value of r minus 3351.2 negative, this value will be minus 3351.2 न्यूटन। अब यहां पर बच्चों एक नेगेटिव का साइन आ गया, और नेगेटिव साइन का मतलब है कि दैट दिस रिएक्शन, जिसको हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था लेकिन ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब नीचे की ओर, दैट मींस दिस रिएक्शन इज एक्चुअली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये बात अगर आपने पेपर में और लिख के बता दी तो टीचर विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव गॉन थ्रू डिटेल्स ऑफ द सेफ्टी लीवर वाल्व, और इसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, क्योंकि रिएक्शन बताने में अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, रिएक्शन के नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन यहां पर आ रही है एंड दैट वुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले एपिसोड नंबर 23 में हम पढ़ेंगे बेल क्रैंक लीवर। टिल देन थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए।